स्टूडेंट आकाश एकेडमिक क्लास में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज यहाँ पर हम लोग घटनाक्रम को देखेंगे। 6000 ईसा पूर्व की बात को जानेंगे। आज से लगभग 8000 से 10,000 वर्ष पूर्व मानव सभ्यताएं किस प्रकार थी, कहाँ पर आदमी का विकास हुआ, उससे जानने का प्रयास करेंगे। पूर्व नवपाषाण काल की बस्तियों को देखेंगे जो 6000 वर्ष पूर्व की घटना है। यहाँ पर बलूचिस्तान में 6000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल की बस्तियाँ में दिखाई देती है। नवपाषाण काल वह काल था जिसमें मानव अस्थायी रूप से अपना जीवन जीने का प्रयास किया। उसके बाद 3500 से 1500 ईस्वी पूर्व की बात करेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता में बस्तियों का विकास होता है। 3000 से 2500 ईस्वी पूर्व की बात करेंगे जिसमें सिंधु सभ्यता का व्यापक काल माना जाता है। इसका अध्ययन कैसे किया गया है, तो इसका अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति से किया गया है। उसके आगे 2700 ईसा वर्ष पूर्व की घटना को जानेंगे जहाँ की सिंधु की मोहरें हाल के अध्ययनों में पता चला है और मिला भी है। यहीं पर प्रथम नगर का विकास हुआ। यानी भारत में प्रथम नगरीकरण का जो विकास की दौर देखें तो सिंधु घाटी की सभ्यता में दिखाई देती है। सिंधु सभ्यता का विस्तार हिंदुस्तान में बहुत ही विशाल भूभाग पर था, जहां एक ओर इसकी सीमा अफगानिस्तान काबुल कंधार से लगती थी तो दूसरी ओर बलूचिस्तान पाकिस्तान और भारत में कश्मीर से लेकर दैमाबाद महाराष्ट्र तक लगती थी। अगर आगे की देखें तो इसकी सीमा आधुनिक अध्ययन की खोजों में पता चला है कि मेघालय की गारो जयंतिया हिलों तक फैली हुई थी। उसके बाद 1000 ईस्वी पूर्व में भारत में लोहे का आविष्कार हो जाता है। लोहे के आविष्कार ने मगध और अवंती को समृद्ध बनाया। मगध की शासक की आकांक्षाओं की पूर्ति इन हथियारों ने की। यानी लोहे के आविष्कार ने कहीं ना कहीं मगध को शक्तिशाली बनाया और प्रथम साम्राज्य भारत की जो विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई वो मगध के बिंबिसार ने किया। बिंबिसार ऐसे शासक थे साथियों जिन्होंने अपने वैवाहिक संबंध के आधार पर भारत भूमि का विस्तार किया। उन्होंने पंजाब की राजकुमारी छेलना के साथ जो है कौशल की राजा प्रसेनजीत की बहन से और भी अवंती के शासक से भी अच्छे संबंध रखे। उन्होंने उनके बेटे हुए अजातशत्रु के बाद अजातशत्रु आए। अजातशत्रु ने भारत को में बहुत विशाल साम्राज्य की स्थापना की। बचे कुछ साम्राज्य को विस्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं मगध के उदय को देखते हैं जो 6000 ईस्वी 600 ईसा पूर्व है। अब ये समझते हैं ईसा पूर्व क्या है। यानी आज जो हम लोग तिथि गिनते हैं 2023 उसमें प्लस करना पड़ेगा 600, तब पता चलेगा ये घटना उतनी पुरानी है। तो मगध के उदय के बाद देखते हैं 16 महाजनपदों का उल्लेख। यहाँ पर देख सकते हैं 16 महाजनपद का उल्लेख है। यह अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अंगुत्तर निकाय क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। उसके बाद यहीं पर हमें द्वितीय नगरीकरण की झलक मिलती है। यानी किसी आपसे अगर कोई पूछा जाए कि भारत में दूसरी बार नगर का विकास कब हुआ तो बताएंगे मगध में हुआ और गंगा के तटों पर विशाल राजधानी बनाई गई। पहले इसकी राजधानी गिरिब्रज थी जिसे आप राजगीर के नाम से आज जानते हैं। यानी बिंबिसार ने शासन के आरंभिक स्थिति में वहीं पर अपनी राजधानी बनाया, लेकिन बाद के शासकों ने अपनी राजधानी में परिवर्तन किया और गंगा के तटों को महत्वपूर्ण समझा। देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म होता है 563 ईस्वी से 483 ईस्वी पूर्व। उसके बाद उसी के आसपास महावीर का भी जन्म होता है 540 से 468 ईसा पूर्व। यहाँ पर विद्यार्थी ध्यान दें, समझने का प्रयास करें। यहाँ जब भगवान बुद्ध और महावीर थे तो भारत पर कोई आक्रमण नहीं हुआ था, किसी ने भारत को नहीं लूटा था। उसके बाद जो भारत पर आक्रमण का सिलसिला चला वो आज तक नहीं रुका है। आज भी देखते हैं आप हमारे ऊपर एक तरफ म्यांमार से आक्रमण होता है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान से, तो तीसरी तरफ चीन से। भारत आक्रमण से त्रस्त रहा है। यह सोने की चिड़िया को आज भी सोने की चिड़िया में कोई कमी नहीं आया है, तभी तो आक्रमणकारी आक्रमण करते रहते हैं। तो कह सकते हैं कि भारत लगातार आक्रमण का सामना आदिकाल से ही कर चला आ रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर आप देखिए नीचे 518 ईस्वी में भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण डेरियस प्रथम ने किया। यानी भारत को लूटने का प्रथम प्रयास डेरियस प्रथम का था। डेरियस प्रथम ने
518 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया। यानी 518 में अगर 2023 को जोड़ते हैं तो सोच लीजिए जितना तिथि आता है, यानी लगभग 2800 वर्ष पूर्व भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था। और उसके बाद भारत की भूमि सिमटती चली गई। आज हम जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये सारे के सारे भाग भारत के ही रहे थे, जिसे आप इंडोनेशिया कहते हैं। इंडो मतलब क्या हुआ? इंडिया का पार्ट, नेशिया एशिया, यानी इंड मतलब ईस्ट में जो बसा देश है, अंत में जो बसा देश है, यानी पूरब साइड में बसा है, इसीलिए उसका नाम इंडोनेशिया। आज भी आपको भारत भूमि की झलक देखना चाहेंगे तो वो आपको मिल जाएगा कंबोडिया में। भारत इतना विशाल देश है, लेकिन यहाँ पर विशाल हिंदू मंदिर नहीं है। और विशाल हिंदू मंदिर कहाँ बना हुआ है? कंबोडिया में है। इसका मतलब क्या है? वहाँ पर भी भारत के शासकों का शासन रहा होगा। उसके बाद देखते हैं शिशु नागवंश। शिशु नागवंश में देख सकते हैं आप 413 से 364 ईस्वी पूर्व का बात है। उसके बाद नंद वंश का राजा आता है। शिशु नागवंश जो थे ना, वो ब्राह्मण शासक थे। उसके बाद नंद वंश का शासक आता है। नंद वंश से महान शासक हुआ था महापद्मनंद, जिन्होंने शिशु नागवंश के अंतिम शासक बृहर्द की हत्या करके अपना शासन स्थापित किया था। और धनानंद को शिलाकंटक भी कहा जाता है। महान शासक था महापद्मनंद, जिन्होंने भारत के विस्तार में बहुत बड़ा योगदान दिया था। यानी भारत को एक करने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। इसी कारण इसे एक छत्रक भी कहा जाता है। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जिसका सामना चंद्रगुप्त मौर्य से होता है। चंद्रगुप्त मौर्य होने का कारण क्या था? कारण था जब भारत पर सिकंदर का आक्रमण होने वाला था, तो तक्षशिला के महान शासक कौटिल्य ने उन्हें सलाह दी कि आप अपनी सीमा पश्चिम पर ले जाएं, पश्चिम सीमा की सुरक्षा करें। अगर आक्रमणकारी पश्चिम से आक्रमण कर देंगे तो भारत को काफ़ी नुकसान होगा। और एक शिक्षक द्वारा कहा गया बात सही साबित हुआ, और सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और झेलम नदी के तट तक आ गया। वहाँ पर उन्होंने पौरस को हरा दिया। तो देख सकते हैं सिकंदर का आक्रमण 327 से 325 ईस्वी पूर्व हुआ था। यानी भारत पर डेरियस प्रथम के बाद सिकंदर आक्रमण करता है। उसके बाद यहाँ पर मौर्य शासन स्थापित होता है। उस मौर्य शासन को स्थापित करने में चंद्रगुप्त या चाणक्य के गुरु का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने अपने मतलब कि जो धनानंद ने उन्हें जो अपमानित किया था और अपनी शिखाएं खोल के रखी थी, कहीं न कहीं उसका बदला लिया चंद्रगुप्त को मौर्य वंश का महान शासक बनाकर। एक गाय चराने वाला लड़का को महान शासक बना दिया था एक शिक्षक ने। उसके बाद 268 से 332 ईस्वी में अशोक का शासन आता है, जिसका यूज आज हम लोग भी झंडा में करते हैं। अशोक चक्र का देखते हैं तिरंगा झंडा में लगा हुआ है, जिसमें 24 तीली होता है। 24 तीली क्या दर्शाता है? या 24 घंटे को दर्शा रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिटेल से एक बार ऊपर से देखते हैं। जो यह तिथि है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यह आपके लिए काफ़ी वरदान सिद्ध होगा। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी, चाहे आप इंटर में ही क्यों ना हो, आपके इतिहास के अध्ययन में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इंटर में भी ये क्वेश्चन, इंटर के लिए भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप तिथि को जानेंगे तो सभ्यता को समझ पाएंगे, मानव के विकास को समझ पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट भारत के महान गणितज्ञ और जाकर के वो जो थे खगोलविद थे। इन्होंने इस शून्य का आविष्कार किया था, पाई का मान दिया था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य हैं उसके राज्य में रहते थे। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा योग दर्शन को किसने दिया था? पतंजलि ने। देख सकते हैं हम लोग जो है पीपल, तुलसी, बरगद को ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं। तो आज हम लोग वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ऑक्सीजन हम लोग सांस के रूप में लेते हैं, लेकिन देखिए हमारे पूर्वज कितने एक्टिव थे, हमारे ऋषि मुनि कितने महान थे। उन्होंने तुलसी के पौधे को आंगन में लगाने के लिए बता दिया, पीपल बरगद की पूजा करने को बता दिया। क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि उन्होंने जो अपना सूक्ष्म अध्ययन किया था, यानी जो आध्यात्मिक अध्ययन किया था, कहीं ना कहीं वह अध्ययन
और आज के वैज्ञानिक अध्ययन में मेल खा रहा है, यानी उनकी कही हुई बातें सच हो रही है। यानी अगर आज हम ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, शहर में देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा जो है गंदगी फैला हुआ है, अभाव है। अगर एक तुलसी का पौधा घर में लगा दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं उस एरिया के वातावरण को वह शुद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा कि इसे ना आध्यात्मिक से जोड़ा जाए, इन्हें परंपराओं से जोड़ा जाए। जब किसी चीज़ को हम परंपरा से जोड़ देते हैं तो वह हमारे जीवन में जुड़ जाता है और आने वाली पीढ़ी उसको संजो कर रखता है। यही जब तक आने वाला पीढ़ी उसे संजो कर नहीं रखेगा वह हमारे लिए उपयोगी नहीं होगा, इसीलिए हम उसको संजो कर रखते हैं। इसीलिए पीपल, तुलसी, बरगद को इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसका धार्मिक महत्व तो है ही है, यह मानव जीवन का बहुत ही विशाल चीज़ है, यानी मानव जीवन से जुड़ा हुआ। इसे धर्म से ज़्यादा अपने जीवन से जोड़ने का प्रयास करें, तभी जीवन सफल होगा। ये मत देखें कि हिंदू पीपल का पूजा करता है तो मुस्लिम को उसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा बात नहीं है। सभी धर्मों के लिए ज़रूरी है। इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, अपने सोच को, विचार को आगे बढ़ाएं। जब तक अपने सोच में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो आपका जीवन सुगम नहीं होगा। पीपल, तुलसी, बरगद हर कोई लगा सकता है क्योंकि यह 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। तो समझने का प्रयास करें। धर्म तो एक माध्यम है जीने का, बल्कि हमें वैज्ञानिक दृष्टि से इन चीज़ों को समझना चाहिए और सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। स्टूडेंट, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। निश्चित रूप से आपकी तैयारी में, आपके अध्ययन में विषय क्रमवार में समझ में आएगा। मैंने सीरियली आपको ये वीडियो मिल रहा है और आगे भी इस तरह का वीडियो मिलेगा। थैंक यू।